यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है, तो कॉफ़ी के मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब चाय की कीमत में वृद्धि होगा, तो चाय की कीमत चाय की मांग कम हो जाएगा और कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है, तो जो ग्राफ होता है, वह राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अर्थात चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जब चाय महंगी होगी तो लोग चाय का उपभोग कम करेंगे, कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट होंगे। क्योंकि कॉफ़ी की अपनी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए बाहरी कारक चाय का महंगा होने के कारण कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी और उसका मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। कार और पेट्रोल के संदर्भ में, यदि पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल आता है तो कार बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। जब पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होगी, तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, यानी उसके डिमांड कम हो जाएगा, जिस कारण से इसका ग्राफ जो होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं जो एक साथ उपयोग की जाती है। पेट्रोल महंगा होने पर कार चलाना खर्चीला हो जाएगा, जिससे कार की अपनी कीमत स्थिर रहने पर भी उसकी मांग घट जाएगी। मांग में इस कमी के कारण कार का मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। अगर कार की ही कीमत में कोई वृद्धि या कमी हुई होती तब वक्र जो होता है वो बाईं या दाईं तरफ खिसकता नहीं, बल्कि ऊपर नीचे होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुओं के मामले में जो मांग की आड़ी लोच होता है, यानी तिरछी रेखा जो ग्राफ होता है, धनात्मक होता है। पूरक वस्तुओं के मामले में मांग की आड़ी लोच यानी कि जो तिरछी रेखा जो होती है, जो ग्राफ रेखा होता है, वह ऋणात्मक होता है। तो दोनों ही कथन सही है। प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग की रेखा होती है, जो जो ग्राफ होता है, वो धनात्मक होता है, जबकि जो पूरक वस्तुएं होती है उनके संदर्भ में ऋणात्मक होता है। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो ऋणात्मक होगा, दो वस्तुएं प्रतिस्थापन है तो धनात्मक होगा। अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है, असंबंधित है, तो उसका जो है जीरो होगा। तो इसका दोनों कथन सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। प्रतिस्थापन वस्तुएं चाय और कॉफी में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है, जिसके कारण मांग बढ़ती है यानी कि समान दिशा धनात्मक लोच है। और पूरक वस्तुओं में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है, यानी विपरीत दिशा ऋणात्मक लोच है। उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? मतलब जो उत्पादन संभावना वक्र है, जो पीपीसी है, उसका जो ग्राफ होता है वो मूल बिंदु की तरफ कॉनकेव होता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है कि घटती अवसर लागत के कारण, ऑप्शन बी है बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण, सी है स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, डी है उपभोक्ता की घटती आय के कारण। जो उत्पादन संभावना वक्र है उसमें जो कर्व होता है वह मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। इसका कारण बढ़ती सीमांत अवसर लागत होता है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार नतोदर इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी वस्तु X का उत्पादन बढ़ाते हैं, हमें वस्तु Y की पहले से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इससे बढ़ती सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर का बढ़ना भी कहते हैं। संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन के समान रूप से कुशल नहीं होते। कथन और कारण। जब किसी अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति या नए संसाधनों की खोज होती है, तो पीपीसी दाईं ओर खिसक जाता है, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। इसका कारण यह है कि तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। देखो, जब नई तकनीकी आएंगी, नई संसाधन आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ता है तो ग्राफ हमेशा दाईं ओर खिसकता है। अतः कथन भी सही है और कारण उसका सही व्याख्या भी करता है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है, वैसे वैसे निम्न में से कौन सा कथन सही, मतलब निम्न में से कौन सा सही है? देखो, घटती सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जैसे अगर हमें प्यास लगी हो और हम पानी पीना शुरू करें, पहला गिलास पानी पियेंगे तो हमें खूब खुशी मिलेगी, खूब आनंद मिलेगा।
हमारी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही दूसरा गिलास पिएंगे तो भी हमें बहुत खुशी मिलेगा, सीमांत उपयोगिता पर पहले वाले से थोड़ा सा कम होगा। और जैसे ही तीसरी गिलास पिएंगे तो उससे भी कम होगा। यानी जैसे जैसे हम पानी पीते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है, यानी कि लगातार निरंतर हम पानी पीते जा रहे हैं, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। लेकिन जो टोटल टोटल उपयोगिता है वह बढ़ती जाती है, क्योंकि टोटल उपयोगिता क्या होता है, वह सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से मिलता है। जैसे जैसे हम पानी पिएंगे सीमांत उपयोगिता तो घटेगा, लेकिन हर बार उसमें सीमांत उपयोगिता जुड़ता जाएगा, इसलिए टोटल उपयोगिता तो बढ़ेगा पर सीमांत उपयोगिता घटेगा। तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो ऑप्शन बी सही है। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। जो सीमांत घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है यह गोसेन के द्वारा दिया गया था, इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। जब उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु या संतृप्त बिंदु पर पहुंचता है तब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की क्या स्थिति होती है। जैसे जैसे आप पानी पीते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको पानी पीने की मन नहीं करेगा, यानी कि संतृप्त बिंदु पे पहुंच जाओगे, पूर्ण संतुष्टि पर आ जाओगे। और जब पूर्ण संतुष्टि पर आ जाओगे तो सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई खुशी नहीं मिल रही। अब पानी पिलाएगा तो बल्कि वो और उल्टी हो सकती है, यानी कि खराब निगेटिव चला जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पे जीरो होता है। जब हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है तो सीमांत उपयोगिता जीरो होता है। और यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी होता है, यानी कि कुल उपयोगिता होती है, वह अधिकतम होती है, क्योंकि अब इसके बाद और सीमांत उपयोगिता नहीं आ रहा है। यह परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जब उपभोक्ता का पेट पूरी तरह भर जाता है तो अगले रसगुल्ले से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि शून्य हो जाती है। इस अवस्था में अब तक कुल आनंद यानी कुल उपयोगिता अपने उच्चतम शिखर पर होता है। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत उसकी संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित कर दी जाए तो बाजार में क्या स्थिति उत्पन्न होगी। संतुलन कीमत वह कीमत होता है जिस पर ग्राहक लेने के लिए भी तैयार हो जाता है और विक्रेता बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर संतुलन कीमत से अधिक मूल्य पर आप सामान को बेचेंगे तो ग्राहक उसको खरीदेंगे ही नहीं, और जब ग्राहक उसको खरीदेंगे नहीं तो आपके पास स्टॉक जमा होता जाएगा, और जैसे जैसे आपके पास स्टॉक जमा होता जाएगा तो मजबूरन आप इस स्टॉक को खत्म करने के लिए आपको कीमत घटानी पड़ेगी। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कहता है कि बाजार में अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति बनेगी और कीमतें नीचे गिरेंगी। दो कहता है कि बाजार में अत्यधिक मांग होगी और कीमतें ऊपर की ओर बढ़ेगी नहीं। बाजार में मांग तो है पर कीमतें ऊपर की ओर बढ़ेंगी नहीं। ऑप्शन ए सही है, यानी कि बाजार में अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति बनेगी और कीमतें नीचे गिरेंगी। मांग की आड़ी लोच, यानी कि जो मांग का जो ग्राफ होता है, जो तिर्यक रेखा होता है, उसका मान शून्य कब होता है। हम जानते हैं जब पूरक वस्तुएं होती हैं तो यह ऋणात्मक होता है, जब प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है तो धनात्मक होता है, जब वस्तुएं एक दूसरे से असंबंधित होती है तो वह शून्य होता है। यानी कि जो मांग का आड़ी लोच शून्य तभी होगा जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे से पूर्णतः असंबंधित हो। एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करता है। जो एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड सिद्धांत है वह पूंजीवादी यानी कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में कहा था कि यदि बाजार को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त छोड़ दिया जाए, यानी कि मुक्त छोड़ने का मतलब होता है कि लेजर फेयर, तो मांग और आपूर्ति रूपी अदृश्य हाथ स्वतः ही कीमतों को संतुलित कर देंगे और समाज का कल्याण अधिकतम होगा। यह शुद्ध पूंजीवादी का आधार है। यदि किसी देश में भीषण भूकंप आने से आधी फैक्ट्रियां और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है तो उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि भीषण भूकंप आया है, फैक्ट्रियां नष्ट हो गई हैं, बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है, तो उत्पादन की मात्रा घटेगा, और जब घटेगा तो ग्राफ बाईं ओर की तरफ शिफ्ट होगा, अर्थात पीपीसी बाईं ओर अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। भूकंप या युद्ध जैसी आपदाओं के कारण देश की वास्तविक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। संसाधनों के इस ह्रास के कारण देश की अधिकतम उत्पादन क्षमता गिर जाती है, जिससे पूरा पीपीसी वक्र बाईं ओर अंदर की ओर खिसक जाता है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची ए है पूर्ण संतुष्टि बिंदु, बी में लिखा है कार और पेट्रोल, सी में लिखा है पेप्सी और कोका कोला।
हम जानते हैं जो पूर्ण संतुष्टि बिंदु होता है वह बिंदु होता है जिस पर हमारे सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है, यानी कि मार्जिनल यूनिट 0 होता है। कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं और पेप्सी और कोको कोला यह तो कौन सी वस्तु प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, और जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनके लिए जो मांग का आड़ी लोच होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है उनके लिए वह धनात्मक होता है। यानी ए 3 में जाएगा, बी जो है पूरक वस्तु है 1 में जाएगा, ए 3 बी 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वह घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वह घटिया वस्तु का इस्तेमाल करना कम कर देता है और उच्च स्तर के प्रतिष्ठित वस्तुओं को या ब्रांडेड चीज़ों का यूज करना शुरू कर देता है। अब चूंकि घटिया चीज़ों का इस्तेमाल कम कर रहा है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और बाईं ओर खिसक जाएगा वक्र। घटिया वस्तुओं के मामले में आय का प्रभाव उल्टा होता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह घटिया वस्तुएं छोड़ देता है और अच्छी ब्रांडेड वस्तुओं की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं की मांग घटती है और उनका वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। मान लीजिए कि केवल गेहूं के उत्पादन की तकनीकी में भारी सुधार होता है जबकि चावल के उत्पादन की तकनीकी स्थिर रहती है। इस स्थिति में पीपीसी में क्या परिवर्तन आएगा। पीपीसी केवल गेहूं वाले अक्ष यानी माना एक्स अक्ष पर आगे की ओर गुणन करेगा। जब बदलाव केवल एक वस्तु की तकनीकी में होता है तो पूरा वक्र नहीं खिसकता बल्कि घूर्णन होता है। क्योंकि तकनीकी सिर्फ गेहूं की सुधरी है इसलिए देश गेहूं की अधिकतम उत्पादन बढ़ा सकेगा, लेकिन चावल के अधिकतम उत्पादन बिंदु वही होगा जहां पहले था। अर्थशास्त्र में अनुयोगिता डिसयूटिलिटी या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी लगातार उपभोग करने से होने वाले मानसिक या शारीरिक परेशानी। जब हमारा संतुष्ट हो गया है मन, जब हमारा सीमांत उपयोगिता 0 हो गया है, तब भी अगर रसगुल्ला खिलाया जाएगा तो हमारा मानसिक और शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। और तब भी अगर हम सीमांत उपयोगिता 0 होने पर भी हम जबरदस्ती खाते जाए तो हमारा जो कुल उपयोगिता है, टोटल यूनिट है, वो भी गिरने लगेगा। बाजार संतुलन के संदर्भ में यदि किसी वस्तु की मांग में तीव्र वृद्धि हो जाए परंतु उसकी आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई स्थिर है, तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई स्थिर है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कीमत बढ़ जाएगा। आपूर्ति स्थिर है, संतुलन कीमत और संतुलन मतलब दोनों बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी लेकिन मात्रा घट जाएगी, कीमत गिरेगी मात्रा बढ़ेगी, और दोनों में ऑप्शन ए सही है। जब बाजार में किसी वस्तु के खरीदार अचानक बढ़ जाते हैं लेकिन दुकानदारों के पास माल उतना ही है तो ग्राहक माल पाने के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इससे नई संतुलन कीमत बढ़ जाती है और बाजार में बिकने वाली मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तो उनका मांग वक्र कैसा होगा। अगर दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तो नीचे गिरती हुई एक सीधी रेखा होगा इनका मांग वक्र। जैसे 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का नोट है तो उनके बीच प्रतिस्थापन की दर हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर प्रतिस्थापन दर के कारण उनका ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में नीचे गिरेगा। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में निष्प्रभावी या अपवाद स्वरूप कार्य करता है। कह रहा है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर आपको कोई चीज़ दिया जाएगा तो आप जितना पाएंगे तो एक गिलास पानी पियेंगे तो जो सीमांत उपयोगिता होगी कुछ ना मिलेगी, कुछ तो कुछ मिलेगा ही। लेकिन जब दूसरा गिलास पियेंगे तो पहले वाले से कम मिलेगा। लेकिन अगर पहली बार 100 रुपये मिलेगा तो सीमांत उपयोगिता कुछ होगा, लेकिन अगर दूसरी बार 200 रुपये मिल जाए या 100 रुपये ही और मिल जाए तो आपकी सीमांत उपयोगिता पहले वाले से भी अधिक हो जाएगी। तो कुछ दुर्लभ चीज़ें होती है जिनके लिए सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात उनको जितना मिलता जाए उतना ही सीमांत उपयोगिता बढ़ता जाता है। यह नियम कुछ स्थितियों में अपवाद प्रदर्शित करता है, जैसे दुर्लभ कलाकृतियाँ, पुराने सिक्के, डाक टिकटों के संग्रह के मामले में जैसे जैसे आपके पास दुर्लभ सिक्के बढ़ते हैं आपकी उन्हें पाने की और इच्छा घटती नहीं मतलब घटने के बजाय बल्कि बढ़ती जाती है। शराबी और कंजूस व्यक्ति भी इसके अपवाद माने जाते हैं।
कथन सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण ही उत्पादन संभावना सीमा का आकार नतोदर होता है। यह कथन सही है। कारण क्या है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विशिष्ट संसाधनों को एक कार्य से दूसरे कार्य में स्थानांतरित किया जाता है, उनकी प्रभावशीलता या उत्पादकता घटने लगती है। कथन सही है, कारण भी सही है। संसाधन विशिष्ट होते हैं, यानी जो मजदूर जैसे का बंदूक और मक्खन के एग्जाम्पल लिया जाए तो जो मजदूर बंदूक बनाने की मशीन चलाने में निपुण होते हैं वह खेती में उतना कुशल नहीं होते हैं। इसलिए जब उसे खेती में भेजा जाता है तो उत्पादन का नुकसान बढ़ता है। यही कारण है कि वक्र को नतोदर बनता है, यानी दोनों कथन सही है। जब किसी वस्तु की बाजार आपूर्ति में भारी वृद्धि हो और मांग पूरी तरह स्थिर रहे तो नई संतुलन स्थिति में कीमतों का क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब आपूर्ति सप्लाई बहुत ज्यादा है पर डिमांड स्थिर है तो प्राइस कम हो जाएगा, गिर जाएगा। यदि ग्राहक उतने ही है लेकिन बाजार में अचानक बहुत सारे विक्रेता आ गए तो बम्पर उत्पादन हो जाए तो बाजार में माल की अधिकता हो जाएगी, दुकानदारों के बीच माल बेचने की होड़ लग जाएगी, जिससे वस्तु की कीमत गिर जाएगी। यदि सीमांत उपयोगिता निरंतर गिर रही है लेकिन वह अभी भी धनात्मक है तो कुल उपयोगिता की चाल कैसी होगी? अगर सीमांत उपयोगिता लगातार गिरते जा रहे हैं पर अभी भी वो धनात्मक है, यानी कि सीमांत उपयोगिता अभी जीरो नहीं हुआ है, तो जो टोटल उपयोगिता होगी यानी कुल उपयोगिता होगी वह बढ़ती जाएगी। टोटल यूनिट घटती हुई दर से निरंतर बढ़ेगी। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है भले ही वह गिर रही हो, वह कुल उपयोगिता में कुछ न कुछ जोड़ती ही है। इसलिए कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन उसके बढ़ने का रफ्तार धीमा हो जाता है। उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित कोई भी बिंदु अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को प्रदर्शित करता है? उत्पादन संभावना वक्र के अगर ऊपर कोई बिंदु है तो वह मतलब अगर उत्पादन संभावना वक्र के नीचे कोई बिंदु है तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को दर्शाता है। यह संसाधन के कुशल उपयोग और बेरोजगारी को दर्शाता है। पीपीसी के ऊपर के सभी बिंदु दर्शाते हैं कि संसाधनों का 100% सही इस्तेमाल हो रहा है। यदि कोई बिंदु वक्र के नीचे स्थित है तो इसका मतलब है कि देश के पास संसाधन तो है पर वे खाली बैठे हैं या अकुशल उपयोग कर रहे हैं। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में यदि जैसे स्याही और पेन पूरक वस्तुएं हैं, यदि स्याही की कीमत में गिरावट आएगी तो पेन की मुख्य मांग वक्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? स्याही की कीमत घट रही है तो पेन की मांग में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि दाएं तरफ राइट वर्ड शिफ्ट होगा। गोसेन का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? गोसेन का प्रथम नियम वही घटती हुई सीमांत उपयोगिता से संबंधित है और जो गोसेन का दूसरा नियम है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम से संबंधित है। हरमन हेनरी गोसेन के दो नियम थे। पहला नियम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम था और दूसरा नियम सम सीमांत उपयोगिता का नियम था। यह नियम समझाता है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को कई वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है तो उससे अधिकतम संतुष्टि मिले। जैसे आपके पास 5 रुपए है और आपके पास आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों खरीदने के ऑप्शन है तो 5 रुपये में आप आइसक्रीम और चॉकलेट को इस प्रकार खरीदेंगी ताकि आपको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। बाजार में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में समय तत्व की भूमिका को सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने रेखांकित किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बाजार संतुलन में समय की भूमिका को समझाया और बाजार को 4 भागों में बांटा: अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। उन्होंने बताया कि समय जितना कम होगा कीमत पर मांग का असर उतना ज्यादा होगा और समय जितना बढ़ेगा आपूर्ति का नियंत्रण उतना मजबूत होगा। यदि किसी देश के पास उपलब्ध तकनीकों का क्षरण हो रहा है या देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाती है तो पीपीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि पीपीसी क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट यानी उत्पादन बाईं तरफ या बाईं ओर अंदर की तरफ खिसकेगा। तकनीकी का खराब होना, मानव संसाधन की घटना देश की उत्पादन क्षमताओं में कम कर देता है। उत्पादन क्षमता में अस्थायी गिरावट के कारण उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर ओपीपीसी जो है उत्पादन संभावना वक्र है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी और कर्व है। मांग वक्र के उसी रेखा पर संचलन, यानी कि मांग वक्र पर उसी रेखा पर संचलन और मांग वक्र के खिसकाव में मुख्य अंतर क्या है? देखो, मांग वक्र का शिफ्टिंग का मतलब होता है कि बाएं तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्टिंग। यह तभी होता है जब मांग वक्र मतलब
जिसका वक्र है उसकी कीमत में परिवर्तन न होकर के किसी अन्य बाह्य कारक की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो वक्र जो है वो बाएं या दाएं की संख्या के बजाय ऊपर नीचे यानी कि उसी रेखा पर संचलन होगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पर होगा। यानी कि संचलन वस्तु की अपनी कीमत बदलने से होता है, जबकि खिसकाव अन्य बाहरी कारकों के कारण होता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता वक्र की ढाल कैसी होगी? कुल उपयोगिता घटती जाएगी जिसका अर्थ से बाएं साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि नहीं बाएं साइड में शिफ्ट होगा। पर इसमें कह रहा है कि ऊपर की ओर बढ़ चढ़ती हुई, नीचे की ओर गिरती हुई, नीचे की ओर गिरती हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संतुलन बिंदु के ऊपर बाजार में हमेशा अत्यधिक मांग की स्थिति होती है। संतुलन बिंदु के नीचे बाजार में हमेशा अत्यधिक आपूर्ति देखी जाती है। संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर ग्राहक खरीदने के लिए तैयार है और विक्रेता बेचने के लिए तैयार है। अगर संतुलन बिंदु नीचे है, मतलब संतुलन बिंदु से नीचे वस्तु की कीमत है, जिसका मतलब है कि उसकी आपूर्ति बहुत अधिक है। और कह रहा है कि संतुलन बिंदु के ऊपर बाजार में हमेशा अत्यधिक मांग की स्थिति होती है। अगर संतुलन बिंदु से भी महंगा सामान बेच रहे हैं तो लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं। तो यानी कथन एक असत्य है। देख लेना, असत्य पूछ रहा है। एक और दोनों असत्य हैं, देखते हैं क्यों। ध्यान से पढ़ो, प्रश्न में असत्य पूछा गया है, दोनों कथन गलत लिखे गए हैं। क्योंकि संतुलन बिंदु के ऊपर कीमतें महंगी होने से अत्यधिक आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, और संतुलन बिंदु के नीचे कीमतें सस्ती होने से अत्यधिक मांग होती है। अतः दोनों कथन असत्य होने की ओर से भी। अच्छा, जब संतुलन बिंदु थोड़ा सा बदल गया, संतुलन बिंदु जो अगर नीचे है, संतुलन बिंदु के नीचे दाम है तो डिमांड ज्यादा होगा, और यहाँ पे लिखा है अत्यधिक आपूर्ति है। ओह, तभी तो ये सप्लाई लिखा है, मैं डिमांड समझ लिया। ठीक है, तब ये सही है। खुशियों का चमकता सितारा डायमंड पॉइंट है सबसे प्यारा। लाइक कर दो अगर बात पसंद आए, सब्सक्राइब करो ताकि साथ रह जाए, शेयर करना मत भूलना यार, डायमंड पॉइंट को मिले आपका प्यार।